नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि काउंटिंग लगातार जारी है और ऐसे में घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना अभी भी चल रही है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 9,342 वोट से आगे चल रही हैं। 7वें राउंड की गिनती में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे नजर आ रही है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अब तक बता दें यहाँ पे काफी ज्यादा वोट मिले हैं और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि वो लगातार आगे है। 34,017 वोट मिल चुके हैं। बीजेपी के दारा सिंह चौहान को अब तक 24,675 वोट मिले हैं, यानी कि 7वें राउंड की गिनती जो है वो चल रही है और ऐसे में सुधाकर सिंह जो है आगे नजर आ रहे हैं। तो घोसी सीट का किंग कौन होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। जब तक तस्वीर साफ नहीं हो जाती, जब तक पूरे राउंड की गिनती नहीं हो जाती, तब तक ये सवाल लगातार बना रहेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप सिंह हमारे साथ मऊ से सीधे जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या नजर आ रहा है? 7वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और क्या जानकारी आपके पास? जी, ताजा अपडेट यह है कि 11वें राउंड की मतदान का परिणाम आ चुका है और 14,690 वोटों से सुधाकर सिंह सपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान एवं भाजपा से आगे चल रहे हैं। सुबह से जितने राउंड की काउंटिंग हुई है, जितने रुझान आ रहे हैं, सब में निरंतर आगे चलते हुए नजर आ रही है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। आगे क्या नजर आ रहा है आपको? क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे एन वक्त तक कुछ भी नहीं कहा सकता, कुछ भी हो सकता है। एन वक्त पे ये पूरा का पूरा जो रुझान है वो पलट भी सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है, क्योंकि अभी 32 राउंड की मतगणना होनी है और 11 राउंड की मतगणना अभी परिणाम आए हैं और अभी परिणाम कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक 15 राउंड के मतगणना न हो जाए और तब जाके स्थिति जो है एक सिनेरियो स्पष्ट होगा कि क्या दृश्य सामने आ रहा है, कौन प्रत्याशी मजबूत होगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा समय में 15,000 वोटों से करीब सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि लगातार 7वीं बार वोटिंग हो रही है, जिससे जनता के अंदर आक्रोश नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रही है, अब वो साफ तौर पे पता चल रहा है कि आक्रोश में जनता ने वोटिंग नहीं की है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है। सुधाकर सिंह जी का अगर वोटों का अंतर देखा जाए और वोट जिस तरीके से उनको मिले हैं, यह कहीं न कहीं जनाक्रोश है और जनाक्रोश भाजपा प्रत्याशी के विरोध में भी रहा है। यह स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, क्योंकि इतनी तादाद में वोट मिलना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कहीं न कहीं जनता के मन में बार बार चुनाव होने का गुस्सा है और दल बदलने का भी गुस्सा है। तो क्या प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आनी शुरू हो चुकी है? कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया निकल के समाजवादी पार्टी की किसी भी नेता का सामने आया है? हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारी जीत होनी सुनिश्चित है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन सभी नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं और मतगणना अभी चल रही है और अभी आधी मतगणना से भी कम हुआ है। यानी कि अभी कहा जाए कि 11वें चरण की मतगणना हुई है। अभी 32 राउंड के होने हैं, लेकिन 32 राउंड में 11 घटाया जाएगा, तो अभी लगभग काफी मतगणना होनी बाकी है। ऐसे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन प्रत्याशी विजयी होगा। जी बिल्कुल, धीरे धीरे रुझान सामने आ रही है, लेकिन अभी तक बढ़त जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से ही बनी हुई है। अगर यही बढ़त 32वें राउंड तक भी बनी होती या फिर हो सकती, तो दारा सिंह चौहान को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान जी को, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, एक बड़ा झटका अभी भी लग रहा है, क्योंकि इतनी तादाद में वोट मिलना एक बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जनता में कहीं न कहीं आक्रोश है, जिसकी वजह से सुधाकर सिंह को इतना तादाद में वोट मिला है और अभी भी बढ़त बनाए हुए है समाजवादी पार्टी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह बढ़त आखिरी तक बरकरार रहेगी या बीच में टूट जाएगी। अभी कुछ बिल्कुल, शाम होते होते तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएगी। प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। नजर आप बनाए रखिए। और झारखंड के डुमरी उपचुनाव से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं कि जेएमएम की बेबी देवी पीछे चल रही है। जेएमएम की बेबी देवी को 26,794 वोट मिले हैं। आजसू की यशोदा देवी को 29,633 वोट मिले, यानी कि तकरीबन
3000 के आसपास का ये पूरा आंकड़ा बताया जा रहा है, डिफरेंस बताया जा रही है। आजसू की यशोदा देवी आगे चल रही है 2839 वोट से यशोदा देवी जो है वो आगे चल रही है, और यही डिस्टेंस और यही आंकड़ा बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे वोटिंग हुई है। जेएमएम ने पूरी कोशिश की थी और अपने हर एक दाव पेच यहाँ पे लगा दिए थे, लेकिन जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो जेएमएम के लिए काफ़ी ज़्यादा निराशजनक है। अभी की बात की जाए तो चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पे हेमंत सोरेन भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन जो आंकड़े निकल के सामने आ रही हैं, जो काउंटिंग लगातार हो रही है, उससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि यशोदा देवी जो है वो बढ़त बनाई हुई है। और अगर यही तस्वीर शाम तक होती है तो यहाँ पे जेएमएम को बड़ा झटका लग सकता है। फिलहाल ताज़ा अपडेट यही है कि यहाँ पे कई राउंड की गिनती हो चुकी है और अभी भी कुछ राउंड की गिनती होना बाकी है। तस्वीर शाम तक साफ हो जाएगी कि किसकी यहाँ पे जीत होती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है। फिलहाल ताज़ा जानकारी यही है कि यहाँ पे यशोदा देवी जो है वो आगे चल रही है। आजसू की यशोदा देवी है, पूरा प्रयास उनकी तरफ से किया गया था, उनकी पार्टी की तरफ से किया गया था कि इस सीट को किसी भी कीमत पे हाथ से नहीं जाने देना है, और यही प्रयास लगता है अब नजर आ रहा है। वही जेएमएम भी पीछे नहीं थे, जेएमएम की तरफ से भी मोर्चे पर तैनात खुद सीएम को किया गया था, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दो आंकड़े आ रहे हैं, वो तो यही बताते हैं कि यहाँ पे जेएमएम पीछे चल रही हैं। आजसू की यहाँ पे यशोदा देवी आगे चल रही है। अब देखते हैं कि शाम तक क्या कुछ जो बाकी रुझान आते हैं उसमें निकल के सामने आता है। तकरीबन 2900 का ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है, और ऐसे में बेबी देवी जो है वो पीछे चल रही है। आजसू की यशोदा देवी आगे चल रही है, 29,633 इनको वोट मिल चुके हैं। अभी तक जो रुझान, अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है और शाम तक ऐसी काउंटिंग चलती रहेगी 5 से 6 बजे तक। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई है, कई रुझान की काउंटिंग होनी है और ऐसे में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। तो डुमरी जो सीट है वो जेएमएम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बता दें कि यहाँ के शिक्षा मंत्री के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और इसके बाद से वोटिंग हुई है 5 सितंबर को, और अब जो है काउंटिंग हो रही है। 8 सितंबर है, काउंटिंग लगातार जारी है, कई रुझान यहाँ पे हो चुके हैं, आगे और भी रुझान होने बाकी है, काउंटिंग निरंतर जारी है। और ऐसे में फिलहाल ताज़ा जानकारी ये है कि यशोदा देवी को 29,633 वोट मिले हैं, काउंटिंग में निकल के सामने आया है। आजसू की यशोदा देवी जो है वो आगे चल रही है। यहाँ पे सीधा मुकाबला आजसू वर्सेस जेएमएम का था। जेएमएम की बेबी देवी अभी फिलहाल पीछे चल रही है। कोशिश यही की गई थी कि बेबी देवी को यहाँ पे मोर्चे पर तैनात किया जाए और उनके लिए वोटिंग और प्रचार प्रसार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा की जा रही थी, और ऐसे में अब जो आंकड़े आ रहे हैं जेएमएम के लिए निराशजनक हो सकते हैं। 26,794 वोट जो है वो बेबी देवी को मिले हैं, और आजसू की यशोदा देवी की बात की जाए तो 29,633 वोट मिले हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभिजीत दुबे, स्टेट हेड झारखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत जी, जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं जेएमएम के लिए काफी ज्यादा निराशजनक है। वोट बीजेपी को मिला है और 46,000 वोट जेएमएम को मिला है, लेकिन देखना अभी ये है कि जिस क्षेत्र में अभी गिनती शुरू हुई थी, जिस क्षेत्र का, उस क्षेत्र में अभी दूसरा जब काउंटिंग 13 राउंड के बाद जो चालू होगा उसमें कहीं ना कहीं जेएमएम बढ़त बनाएगी, क्योंकि जेएमएम का क्षेत्र वही पड़ेगा। तो कितने रुझानों की यहाँ पे काउंटिंग हो चुकी है, कितने रुझान हो चुके हैं, कितने बाकी है? 13 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और लगभग 11 राउंड बाकी है यहाँ पे। और 11 राउंड में कहीं ना कहीं जिस क्षेत्र के जेएमएम की प्रत्याशी हैं बेबी देवी, उनके क्षेत्र की गिनती अभी शुरू होनी बाकी है। हो सकता है कहीं ना कहीं जेएमएम वहाँ से बढ़त बढ़ाएगी अपना। जेएमएम की तरफ से कोशिश तो काफी ज्यादा की जा रही थी, प्रचार प्रसार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री मैदान में उतरे थे, उन्होंने यहाँ पे रैली भी निकाली थी। क्या लगता है वो सब अब बेकार होते हुए नजर आ रहा है? हालांकि अभी आखिरी जो रुझान है उसका इंतजार करना अभी बाकी है, उसके बाद से ही कुछ कहा जा सकता है। जी, कहीं ना कहीं रुझान का जो भी रुझान का रिजल्ट अभी सामने आ रहा है, अभी जो भी है यशोदा देवी के क्षेत्र की गिनती भी शुरू हुई थी, जो बात बताए जा रहे हैं 13 राउंड के बाद कहीं ना कहीं जेएमएम बढ़त बनाएगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार उनके लिए ये बहुत दिलचस्प चुनाव रहा और ऐतिहासिक चुनाव रहा, जिस चुनाव में वो कम से कम 12 बार यहाँ पे आए विधानसभा में।
तो क्या आजसू हो या जेएमएम हो, दोनों तरफ से पार्टी की कोई भी प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है? अभिजीत जी, आवाज आ रही है आपको? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे अभिजीत को, लेकिन ये देखिए यहाँ पे जेएमएम जो है वो पीछे चल रही है। फिलहाल बढ़त जो है आजसू की हो रही है, यानी कि यशोदा देवी जो है 29,633 वोट उनको मिल चुके हैं और 2900 के करीबन ये आंकड़ा बताया जा रहा है, जो कि डिफ्रेंशिएट कर रहा है दोनों ही पार्टियों को। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक खाली हुई सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट दिनेश शर्मा निर्विरोधी चुन लिए गए हैं। इस सीट के लिए केवल दिनेश ने ही नामांकन दाखिल किया था, उनके अलावा किसी अन्य ने पर्चा ही नहीं भरा था। इस वजह से आज नतीजों की औपचारिक घोषणा हो गई है और राज्यसभा सांसद के तौर पर दिनेश शर्मा 3 बजे निर्वाचन पत्र लेने के लिए विधानसभा जाएंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बीते 5 सितंबर को राज्यसभा की एक खाली सीट के लिए पीठासीन अधिकारी अजीत शर्मा के सामने नामांकन किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ बीजेपी के अन्य नेता पदाधिकारी मौजूद थे। इस सीट का कार्यकाल नवंबर 2026 तक के लिए है। से आपने शुक्रिया अदा किया है और नई जिम्मेदारी अब माना जा रहा है 2024 के चुनाव के पहले काफी बड़ी जिम्मेदारी आएगी, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या रणनीति है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है संगठन को मजबूत करना और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपनी सर्वपूर्ण जो क्षमता है उसका उपयोग करना। जी बिल्कुल। इसके अलावा दिनेश जी, घोसी उपचुनाव की यदि हम बात करें तो आज उसको लेकर भी लगातार मतगणना हो रही है, लेकिन अभी हम प्रत्याशी की बात करें तो सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। उस सीट के लिए आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, अभी चुनाव परिणाम आने दीजिए। अब तो उसमें तभी कहने उचित होगा जब परिणाम आ जाए। ये कह सकता हूँ कि बीजेपी की स्वीकार्यता हर जगह बढ़ी है और ये घोसी का जो विधानसभा थी ये पहले से समाजवादी पार्टी के पास थी। अब बीजेपी के प्रत्याशी अच्छा इसमें लड़ रहे हैं और मैं ये कहूंगा परिणाम आने दीजिए, उसके बाद फिर मैं इस पर टिप्पणी कर सकता हूं। जी बिल्कुल। 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, बड़ी जिम्मेदारी आपको भी यहां पर दी जाएगी, लेकिन 2024 के चुनाव के पहले तमाम तरह की राजनीति के बीच इंडिया और भारत को लेकर जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उस पर आपका क्या कहना है, क्या स्टैंड है? योजनाएं हैं गरीबों को आधार मान के, उससे पूरे विपक्ष में खलबली मची है। वो कभी जाति का बंधन लाएंगे, कभी वो संप्रदाय का बंधन लाएंगे, किसी और प्रकार की संगति पैदा करने की कोशिश करेंगे। अभी वो सनातन धर्म को गाली देने में जुटे हैं। जी बिल्कुल। जो कर ले, लेकिन वो भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने गौ रक्षानाथ के पवित्र माटी को कलश में भरकर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता को दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि कार्यक्रम में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, हर जगह से मिट्टी इकट्ठी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया। ये हम सब का सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सबको दिया है। यह देश जब अपनी आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा
2047 में उस समय कैसा भारत हो। स्वाभाविक रूप से हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में एक इच्छा होगी कि उस समय एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत और दुनिया का एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में एक नए भारत का दर्शन भारत को हो, जो दुनिया को नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा हो। उस भारत के लिए, ऐसे समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में ये कलश एकत्र होकर के लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में आज़ादी का अमृत कलश की स्थापना हुई है, उस पवित्र कलश के स्थल पर ही प्रदेश का कलश स्थापित होगा। एक वाटिका इसकी वहाँ पे स्थापित हो रही है, जो प्रदेश भर से कलेक्ट होगा, जिसमें लगभग 1500 स्थलों पर, जिसमें 825 विकास खंड हैं और 762 नगर निकायों से भी एक कलश वहाँ एकत्र होंगे, जो 75 शोभा यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुँचेंगे। फिर लखनऊ से एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हर जनपद से 2-2 कलश जाएंगे, हर नगर निकाय और विकास खंड से 2-2 कलश जाएंगे। तो एक कलश लखनऊ में और एक दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज़ादी के अमृत काल के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए माटी को नमन और वीरों के वंदन के साथ आगे बढ़ेगा। प्रदेश के कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए गोरखपुर की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम सफलतापूर्वक माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के इस भाव को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और ये कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। और मुख्यमंत्री निवास पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारिता समागम कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों के साथ में बातचीत की। पत्रकारिता समागम में सीएम ने कहा है कि पत्रकार लोकतंत्र के स्तंभ माने जाते हैं, वहीं देश और समाज सेवा में काम करते हैं, तो सरकार का भी कर्तव्य है कि उनके योगदान को पहचानते हुए उनका ध्यान रखे और इसी कारण हमने सदैव प्रयास किए हैं कि उनकी हर तरीके की मदद की जाए। जिसके बाद सीएम ने ऐलान किया कि 65 से ज्यादा उम्र के पत्रकारों और उनकी पत्नी का पूरा प्रीमियम सरकार के द्वारा भरा जाएगा। घटना मोतिहारी के पकड़ी दयाल अनुमंडल कार्यालय के पास की बताई जा रही है, जहां सिलेंडर में लदा ट्रक को चोर लेकर फरार हो गए, जिसके बाद चालक ने तुरंत इसकी सूचना जिले के बड़े अधिकारियों को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिलेंडर लदा ट्रक बरामद कर एक ट्रक चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल ड्राइवर रसोई गैस लदा ट्रक मोतिहारी से शिवहर जिला के पीपराढी एजेंसी लेकर गया था। वहीं पकड़ी दयाल में ट्रक ड्राइवर सरोज कुमार यादव ने अनुमंडल गेट के पास गाड़ी लगाकर नाश्ता करने लगा, तभी शोर मचाया के बावजूद भी चोर ट्रक लेकर भाग गया। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपराधी पर कार्रवाई शुरू कर दी है। और सिद्धार्थनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मिश्रौलिया थाना क्षेत्र के होरीलापुर पुल के पास से चेकिंग के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 100 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी के 40 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये सियासत भी दिलचस्प है, हर मोड़ पर रंग बदलती है। यूपी में इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्यों, जानते हैं? क्योंकि भारत बनाम इंडिया की लड़ाई हो रही है। रिपोर्ट देखिए। भारत और इंडिया वाली बहस में क्या समाजवादी पार्टी फंस गई है?
क्या अखिलेश के लिए समर्थन और विरोध करना एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसा है? ये सवाल क्यों, तो वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आखिरकार सियासी माजरा है क्या वो समझिए, क्योंकि सपा के लिए भी बीजेपी का विरोध करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मगर उससे पहले अखिलेश यादव के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव पोस्ट करते हुए बीजेपी को अपने नाम से अंग्रेजी भाषा के शब्द पार्टी को निकालकर दल किए जाने की सलाह दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि वैसे तो भाषाओं का मिलन और परंपरा प्रयोग बड़ी सोच के लोगों के बीच मानवता और सौहार्द के विकास के प्रतीक माना जाता है, फिर भी अगर संकीर्ण सोच वाली भाजपा और उसकी सगी साथी किसी भाषा के शब्द को गुलामी का प्रतीक मानकर बदलना ही चाहते हैं, तब तो सबसे पहले भाजपा को भी अपना एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और अपने नाम में से अंग्रेजी का शब्द पार्टी हटाकर स्वदेशी परंपरा का शब्द दल लगाकर अपना नाम भाजपा से भाजद कर देना चाहिए। मगर क्या अखिलेश के लिए विरोध का झंडा बुलंद रख पाना आसान होगा? तो क्यों, अब वो भी समझिए। दरअसल देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया, इसे लेकर इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी है। बीजेपी जहां इंडिया को गुलामी का प्रतीक बता रही है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि मोदी सरकार विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डरकर ये सब कर रही है। दोनों तरफ से इस मुद्दे को लेकर जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन यूपी में सबसे बड़े विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए इसका जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। भारत बनाम इंडिया की लड़ाई में सपा बुरी तरह से फंस गई है। इस पूरे विवाद में सपा इसलिए फंस गई है क्योंकि देश का नाम भारत करने की मांग सबसे पहले समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी की थी। जी, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे मुलायम सिंह यादव भी चाहते थे कि देश को भारत के नाम से ही जाना जाए। साल था 2004, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ये प्रस्ताव यूपी विधानसभा में भी रखा था कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत को लिखा है, उसे संशोधित करके भारत दैट इज इंडिया रखा जाए। ये प्रस्ताव विधानसभा में पास भी हो गया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव देश का नाम नहीं बदल पाए क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे। मगर अब समाजवादी पार्टी की मुश्किल ये है कि इंडिया गठबंधन का वो हिस्सा है और अब बीजेपी ऐसा करने की मांग कर रही है। ऐसे में बीजेपी का विरोध करना अखिलेश यादव की मजबूरी बन गया है। सपा ना तो खुलकर इसका विरोध कर पा रही है और ना ही इसका समर्थन। सपा बस यही कह रही है कि जब मुलायम सिंह यादव इस प्रस्ताव को लेकर आए थे, तब तो बीजेपी ने ही इसका समर्थन करने की बजाय विरोध किया था। वहीं यूपी की आवाम भी इंडिया और भारत की बहस में अपनी राय रख रही है। देखिए, मेरे को तो लगता है इंडिया, ठीक है। उसका रीजन ये है, हम जैसे आज यंग जनरेशन है, तो यंग जनरेशन को थोड़ा भारत बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। यंग जनरेशन के अकॉर्डिंग इंडिया थोड़ा बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम अपने आप को भारतवासी बोलते हैं, इसलिए इंडिया का नाम मेरे हिसाब से भारत होना चाहिए। मेरे को इंडिया का नाम भारत बहुत पसंद है। भारत की जय हो, जय हिंद। भारत में अपनापन लगता है, भारत ही होना चाहिए हमारा। कि हिंदुस्तान का नाम इंडिया ही ठीक है, भारत नाम बदलना, चेंज करना कहाँ का है कि सरकार नाम बदलेगी इसका? हर जगह हमारा इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया ही रहने देना चाहिए इसको। डेफिनेटली एक भारतीय होने के नाते भारत नाम ही बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। भारत नाम से एक दिल में जो एक फीलिंग आती है, एक जो एहसास दिल में जाते हैं भारत के नाम से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। भारत वर्ष हमारे देश का नाम था, है और रहेगा। ये अंग्रेजों की और कांग्रेसियों की चाल थी, जिसको इंडिया और इंडियन के नाम से प्रचारित किया गया। तो जो भी नाम किया नहीं जा रहा, भारत था, भारतवर्ष से, ठीक है ना। हमारे संस्कृत और विद्वानों और वेदों से, जब आर्यावर्त से लगा के सतयुग द्वापर के बाद जब भी हमारे देश का सिस्टम बना, भारतवर्ष था, है और रहेगा। वैसे तो राजधानी दिल्ली में G20 के आयोजन की तैयारी जोरों शोरों पर है। इसी दौरान सामने आए राष्ट्रपति के डिनर निमंत्रण पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होना अब नए बवाल को हवा दे रहा है। शानी राजनीति तेज है। पूरा विपक्ष इसे लेकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहा है।
वैसे तो मायावती भी बकायदा इस मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पर वार करते हुए ये कह चुकी हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रहा है और बकायदा मायावती ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर दखल देने की अपील तक की। मगर दिलचस्प बात यह है कि अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने देश का नाम बदले जाने की चर्चाओं के बीच बीजेपी को अपना नाम बदलने की सलाह भले ही दे दी है, मगर इतना जरूर है कि उन्हें ये भी बताना चाहिए जब उनके पिता और सपा के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी अगर भारत नाम की तमन्ना रखते थे तो फिर उन्हें भारत नाम से दिक्कत क्यों है? क्या ये सिर्फ सियासत की मजबूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहे इंडिया वॉइस।